नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। डिबेट के शो में बात उत्तर प्रदेश के उन दो लड़कों की जो 7 साल बाद फिर एक मंच पर एक साथ आए हैं। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, जो शहर में साथ आए जिसे मोहब्बत का शहर कहा जाता है। लेकिन आगरा लोकसभा क्षेत्र में सियासी रसूख ना तो कांग्रेस की है और ना ही समाजवादी पार्टी की। यहां तो सिर्फ बीजेपी की तूती बोलती है। 2014-2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़े यही बताते हैं। लेकिन आगरा के इसी लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकली तो अखिलेश भी लखनऊ से चले आए। दोनों एक मंच पर आकर मोदी सरकार और बीजेपी को खूब खरी खोटी सुना गए। साथ ही भविष्यवाणी की कि 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को इंडिया गठबंधन धूल चटा देगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? यूपी के ये लड़के पहली बार 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक साथ आए थे, लेकिन उस समय उन्हें कामयाबी नहीं मिली। वो बीजेपी के सामने धराशायी हो गए। अब एक बार फिर 2024 के लिए ये दोनों ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि जिस यूपी से दिल्ली की सत्ता का ताला खुलता है, वहां वाकई ये दोनों बीजेपी की मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। क्या इंडिया गठबंधन के पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो बीजेपी के चक्रव्यूह को भेद दे? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। 7 साल बाद आए 7 साल। वो साल था 2017, जब यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ साथ आने पर यूपी के 2 लड़के वाले नारे खूब लगे थे। तब अखिलेश यादव 43 साल के थे और राहुल गांधी 46 साल के। लेकिन ये साल है 2024, जब अखिलेश 50 के हो गए हैं और राहुल 53 साल के। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के 2 लड़के वाले नारे से न समाजवादी पार्टी निकल पाई है और न ही कांग्रेस। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में आगरा में अखिलेश ने हाथ बढ़ाया। दोनों साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। माइनॉरिटी के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी इस देश में भागीदारी है ही नहीं। और यही इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ, संकट मिटाओ। आगरा में साझा मंच पर आकर अखिलेश और राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होना है या नहीं, इस पर फैसला लेने में अखिलेश यादव ने काफी समय लिया। इसकी बड़ी वजह थी सीट शेयरिंग पर असमंजस। एक समय ऐसा आ गया कि अखिलेश ने सीट को लेकर एक तरफा फैसला लिया तो कांग्रेस में खलबली मच गई। इसके बाद प्रियंका गांधी की एंट्री हुई। प्रियंका गांधी के कमान संभालने के बाद दोनों पार्टियों के बीच पैचअप हुआ और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकला। लेकिन यूपी के इन 2 लड़कों पर वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कुछ इस अंदाज में तंज कसा था। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहाँ सब गुरु हो, यहाँ इंडी गठबंधन के पैतरा ना चलिए। यूपी में बीजेपी ने क्लीन स्वीप का नया फॉर्मूला बनाया है। इस फॉर्मूले के तहत लोकसभा की वो 14 सीटें हैं जहां पिछले चुनाव में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं थी। इस बार सबसे ज्यादा जोर इन्हीं 14 सीटों पर रहने वाला है ताकि 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। हालांकि अब तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं समाजवादी पार्टी अब तक यूपी की 31 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है, जबकि कांग्रेस के खाते में 17 सीटें जा चुकी हैं। इनमें वाराणसी, अमेठी, रायबरेली, गाजियाबाद जैसी सीटें हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 10% वोट भी नहीं मिल पाया था, लेकिन गठबंधन बनाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने समझौता कर लिया। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि इस बार भी यह गठबंधन यूपी में बेअसर होगा। यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी का दम दिखेगा। समाजवादी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग की बात बन गई है। अब ये सब फिर भी कोई धरातल पर कोई
सच्चाई नहीं है। धरातल ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रही है। इसमें कोई शक नहीं कि आंकड़ों की कसौटी पर देखने से पता चलता है कि यूपी को इन दो लड़कों का साथ पसंद नहीं है। इसका बड़ा लिटमस टेस्ट तो 2017 में ही हो गया था। 2017 विधानसभा चुनाव में यूपी की 403 सीटों में कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 298 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस चुनाव में कांग्रेस को 7 और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 47 सीटों पर जीत मिली थी। यानी इस तरह गठबंधन को कुल 54 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। इन सब के बावजूद कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। गठबंधन हुआ है, कुछ समय लगा है अंतिम रूप देने के लिए, पर यह गठबंधन मजबूत है। चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद हैं, अपना दल भी मौजूद है इस गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं। यानी बीजेपी की आंधी में 2017 में दोनों लड़कों का तंबू उड़ गया था। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में यह गठबंधन कोई कमाल दिखा पाएगा या नहीं। आगरा में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आइए आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सुनील सिंह जी जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, अनुपम मिश्रा प्रवक्ता आरएलडी के। सैयद जफर इस्लाम साहब, आप एक राजनीतिक पार्टी है, चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, ताका झाकी आप कीजिएगा कि वहां दो लड़के क्या कर रहे हैं, वहां पर मायावती जी क्या कर रही हैं, लेकिन अभी बैठे हुए आरएलडी के प्रवक्ता, अपनी भी तो कुछ बताइए कि सीट शेयरिंग हुई नहीं हुई, कहां पर पहुंचा है मामला। आप भी तो गठबंधन के साथियों के साथ ही चलने की कोशिश कर रहे हैं इसी उत्तर प्रदेश में। देखिए, हमारा गठबंधन जो है अपॉर्चुनिस्टिकली नहीं होता है, अनहोली अलायंस नहीं होता है। अब इनको देखिए, एक दूसरे को गाली देते हैं और जब जरूरत पड़ती है एक दूसरे की तो साथ आ जाते हैं। दोनों के कमजोर कंधे हैं, चाहे इस पे बैठिए गिर जाएंगे, उस पे बैठिए गिर जाएंगे, ये किसी का फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन एक दूसरे को कहीं पूरे तौर से एक्सपोज नहीं हो जाए, इसलिए एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हकीकत तो ये है। अंजना जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ हाँ, एकदम आ रही है, साफ स्पष्ट आ रही है, आवाज आ रही है ना आपको? हाँ हाँ हाँ, आप बता रहे थे दोनों कंधे कमजोर हैं। मैं कर रहा हूँ कि देखिए, जहां तक हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि दोनों कमजोर कंधे हैं, इनका कुछ भला नहीं होने वाला है। जनता ने उसको 2017 में ही दिखा दिया था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कांग्रेस की जो नीति है वो यहां भी होगी। अब ये बताइए, कैसी मतलब मान सम्मान कुछ अपना है कि नहीं? अच्छा, उसको भी ताक पे रख दिया है क्या अखिलेश यादव जी ने? कंधे तो आप भी ढूंढ रहे हैं ना कमलनाथ जी द्वारा। जफर साहब, कंधे तो आप भी ढूंढ रहे हैं ना? नहीं, सुनिए एक मिनट, मैं बता देता हूँ जी। बिल्कुल नहीं। कैसे? हमारा परफॉर्मेंस ऐसा है कि मुझे किसी कंधों की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस देखिए, 325 सीटें आई थी, 312 अकेले भारतीय जनता पार्टी को 2017 में आई थी। अब आप देखिए, यहां पर आप देखिए, हमें इस बार, पिछले बार जो इलेक्शन में हमें 75, 73 से 64 सीटें भी आई हैं, तो हम तो अपने आप में मजबूत है। लेकिन लाइक माइंडेड पीपल, हमने कहा अनहोली अलायंस या होली अलायंस, लाइक माइंडेड पीपल जो जनता के लिए काम करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं, प्रदेश हित में, देश हित में, जनहित में काम करते हैं, उनको हम साथ लेके चलते हैं। भाई, साथ लेके चलना कोई बुरी बात नहीं है, ये भी साथ आए। अब जरा देखिए किस तरह से अपमान किया अखिलेश यादव जी को कमलनाथ जी। फिर भी क्या माफी मांगा राहुल गांधी ने या कमलनाथ जी ने उससे अलायंस करने से पहले? किनकी एंट्री हुई, किसकी एंट्री हुई, उससे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका मान सम्मान जो था वो रहा कि नहीं। अब जब इतना अपमानित करके आप लोगों ने नीतीश जी से माफी मांगी थी या नीतीश जी ने आपसे माफी मांगी थी? जब वहां आपने दामन फिर से थाम लिया तो नीतीश बाबू ने माफी मांगी थी या आपने उनसे मांगी थी? देखिए, नीतीश बाबू ने तो खुल के बोला वहां पर कि हम जिस तरह के गठबंधन में गए थे, हमसे गलती हो गई, हमने अब दोबारा नहीं जाना है। आपके चैनल पे भी चला है, दूसरे चैनल पे भी चला है कि अब वापस कभी नहीं जाना है, वो हमसे गलती हो गई थी। तो इससे क्या हुआ? हमने तो, हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। आप अगर जनता की सेवा में लगे हुए हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं तो हमारा साथ, आपको सब बराबर साथ रहेगा। लेकिन अगर आप जनहित में ना, सिर्फ परिवार हित में काम करना चाहते हैं, तो ऐसी पार्टियों का क्या जनता करती है वो आपके सामने। 2017 का रिजल्ट देखिए, 2019 का रिजल्ट देखिए, 2022 का रिजल्ट देखिए, सब आपको साफ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप देख ही रहे हैं अंजना जी कि किस तरह से वहां की जनता ने हराया। और दूसरी बात, एक और बात कहना चाहता हूं, जल्दी, जिस तरह से
राहुल गांधी में मैंने कहा कि उनको अपमानित किया उनकी पार्टी के लोगों ने अखिलेश यादव को, और जिस तरह से अभी उनकी सांसद बनी है जो अमिताभ बच्चन की वाइफ, उनकी सांसद बनी, और उनके परिवार के बारे में राहुल गांधी जी ने क्या कहा, उसके बावजूद उसको भी ताक पर रख दिया और यहाँ गठबंधन करे। इससे समझ में आता है दोनों पार्टियां इतनी कमजोर हैं कि दोनों को एक दूसरे का सहारा चाहिए। लेकिन अगर एक बात मैं ये लैंग्वेज बोलना नहीं चाहता कि अगर दो अलग अलग अपाहज हो, जैसे एक आंख से अगर थोड़ा कमजोर है लेकिन बदन से मजबूत हो, तो दूसरा पैर से कमजोर है लेकिन आंख से मजबूत हो, तो एक दूसरे को सहारा देके कंधे में बैठ के चल सकता है। यहाँ तो दोनों ही कमजोर है भाई, दोनों के कंधे कमजोर है, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? वही हाल होगा जो 2017 में हुआ, जो 2019 में हुआ। सुरेन जी 2017 का एग्जाम्पल, ठीक है जफर साहब रुक जाइए आप। सुरेन जी 2017 का तो एग्जाम्पल दिया ही जाएगा, ये तो फ्लॉप जोड़ी है। 7 सीटें आपकी आई थी, 47 आई थी सुनील जी की, जब अभी हाल में ही यही दोनों लड़के मिले थे, और उसी फ्लॉप जोड़ी पर आप फिर से दाव लगा रहे हैं। बात तो तब बनती ना जब बीएसपी को भी आप अपनी तरफ करते, तब मामला ऐसा होता कि शायद बड़ी एक बड़ा मुकाबला होता। अंजना जी आप करवा दीजिए, मायावती जी से पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, हम लोग टेलीफोन से भी बात कर ले। जब वो नहीं आना चाहती तो क्या कर सकते हैं आप हमें बताइए। आज की डेट में बहुत स्पष्ट है कि स्पष्ट संदेश है, आइदर आप लोकतांत्रिक ताकतों के साथ हैं या आप लोकतांत्रिक ताकतों के विरोध में हैं। बहुत साफ संदेश है इस हिंदुस्तान की जनता का, आइदर यू आर विद अस और यू आर विद आवर एनिमी, दैट्स ऑल। तो यहां पर मायावती जी को क्यों बीच में लाना? वो अपना निर्णय खुद लेंगी, और वो जो निर्णय लेंगी वो उनकी पार्टी के हित के लिए होगा या स्वयं के हित के लिए होगा, समाज और लोकतंत्र के हित के लिए होगा, ये आप लोग मीमांसा करेंगे आने वाले समय में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सच्ची मीमांसा करेंगी, क्योंकि जब आप मीमांसा करने पर आती हैं तो फिर आप सारे बैरियर तोड़ देती हैं, इतना हमें भरोसा है। मैं आपको 3-4 चीजें कहता हूं। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी, और मैं आज तक की बात नहीं कर रहा लेकिन बाकी कुछ मीडिया के नैरेटिव्स जो चला रहे हैं कि साहब 2017 ऐसे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1984 में मात्र 2 सीटें थी भाई इनकी, तो इनको क्या लड़ना ही नहीं चाहिए था चुनाव, साथ नहीं आना चाहिए था? 1975 में से 77 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ होती थी तत्कालिक, इन्होंने तो सत्ता की लोलुपता के लिए अपनी पार्टी तक को जनता पार्टी में विलय कर दिया था। ऐसे सिद्धांत विहीन लोग अगर हमें राय देंगे, जिनकी आज तक एक महिला अध्यक्ष नहीं हुई, एक दलित अध्यक्ष हुआ, उसको 1 लाख रुपए की घूस में जेल भिजवा दिया, ऐसे सिद्धांत विहीन लोग अगर हमें राय देंगे तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। कुछ चीजें बड़ी क्लियर हैं। आज की डेट में मसला अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का नहीं है, वो तो आपने शो देख लिया किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि मिले राहुल और अखिलेश और जीत लेंगे अब सारा देश, वो आगरा में आपने देख लिया। लेकिन मुद्दे कहीं दूसरे हैं जफर इस्लाम साहब, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप इतने कमजोर कंधे, कमजोर कह लें, अपाहिज कह लें, ये आपकी वोकैबुलरी है, इस पर हम आपसे टिप्पणी नहीं करेंगे। हम आपको पढ़ा लिखा मानते थे और व्यक्तियों उनसे अलग मानते थे, लेकिन आप भी वैसे ही निकले, संगत आपकी खराब हो गई है। मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं अंजना जी। जब नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे बनारस में कि युवाओं के साथ, इनके साथ, किसानों के साथ, उस वक्त 2 किसान मारे जा चुके थे शंभू बॉर्डर पर। एक को पिलट गन लगी थी, दूसरे को हार्ट अटैक हो गया था आपके सामने। उसके बाद 50 लाख विद्यार्थियों की आरओ परीक्षा को निरस्त करने के लिए, रद्द करने के लिए इलाहाबाद लीक सेवा आयोग में, लोक सेवा आयोग ने लीक सेवा आयोग के सामने 50 लाख बच्चों के प्रतिनिधि हजारों की संख्या में खड़े थे, और पुलिस भर्ती सेवा के 80 लाख लोगों की उसमें, यानी 1 करोड़ 30 लाख रोजगार पाने वाला जवान सड़क पे खड़ा हुआ है। किस मुंह से नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं लोगों के बीच में? किस मुंह से योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने परीक्षा निरस्त कर दी? अरे असक्षम शासन है आपका। उस असक्षम शासन का अल्टरनेट देने के लिए, लोगों में उम्मीद भरने के लिए हम आज की डेट में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेकर के आए हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी सरकार में थी, एंटी इनकम्बेंसी था, हम लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कर लिए। इसका मतलब यह थोड़ी है कि इस समय देश की मुख्य समस्याओं के से हम मुंह मोड़ लें कि साहब हम गठबंधन नहीं करें। और अगर हमारा कमजोर गठबंधन है तो इनके 27 मिनिस्टर, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग जफर इस्लाम जैसे साहसी प्रवक्ता, और इंक्लूडिंग बेरोजगार मंत्री, काहे को इस अलायंस के पीछे पड़े हुए हैं?
अरे अपना अपना काम करिए, बताइए कि 1,30,00,000 लोगों को हमने नौकरी दी है। जब नौकरी देने की बात आती तो लठ मारते हैं सड़क पर आप उन बेरोजगारों को। जब महंगाई से निजात दिलाने की बात होती तो तब कहते हैं कि दुनिया भर में महंगाई आ रही है, यूक्रेन का युद्ध हो गया है। जब महंगाई से नहीं पार पाते तो यूक्रेन चले जाते हैं, इजराइल चले जाते हैं। तो मुद्दों पर बात आइए। आप हमारे गठबंधन अगर कमजोर है तो क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्यों राहुल गांधी के आप पीछे पड़े हुए, क्यों अखिलेश यादव जी के पीछे पड़े हुए? आप अपनी बात करिए। आप लोग डरे हुए हैं, कायर हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, प्रभु श्री राम पर और उनके काम पर भरोसा नहीं रह गया, इसीलिए आप जयंत चौधरी के चरण में लेट रहे हैं। इसीलिए आपको मां बहन की गाली दी थी उसी ओम प्रकाश राजभर ने, क्या नाम, जफर इस्लाम साहब, आप गाली की बात कर रहे थे ना, अब्यूजिंग की। ओम प्रकाश राजभर ने मां बहन की गाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और पूरे भाजपा को चोरों की जमात कहा था। आप आज की डेट में उसके चरण पे लेटे हुए, चरणों पे लेटे हुए। और जिस, क्या नाम, जयंत चौधरी साहब के आप चरण पे लेटे हुए हैं, वो उनको आपने हाथरस में लठ से पिटवाया था। आज आप बात कर रहे हो बेरोजगारों की अग्नि। छोटा सा जवाब जफर साहब, छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं। सुनील जी देखिए अंजना जी, हार तो इनकी पक्की है और ये हार कोई हमारे अहंकार ऐसा नहीं है, ये जनता का विश्वास इन खो चुके हैं। जनता ने इनको बिल्कुल नकार दिया है। और ये जनता को क्या कहते हैं, नाकारा। राहुल गांधी क्या कहते हैं, नाकारा और नशेड़ी। ये जनता को इस तरह से, आज की युवा पीढ़ी को इस तरह से संबोधित करते हैं राहुल गांधी जी। अब जिस जनता से आप वोट मांगने जा रहे हैं उनको आप कह रहे हैं नशेड़ी और नाकारा, तो आप क्या लगता है कि जनता उन पे विश्वास करेगी? जनता ने देख लिया है कि ये सिर्फ अपने परिवार के लिए, परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, इसलिए इनको परिवार से ज्यादा प्यार है, जनता से बिल्कुल प्यार नहीं है। इसलिए अपने परिवार की साख बचाने के लिए ये दोनों पार्टियां साथ है, इसलिए दोनों हम परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम जो है तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन हकीकत यह है कि आज जनता ने तो मन बना लिया है, लेकिन इनको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिनके साथ अलायंस करना चाहते थे वो अब बिखरती जा रही है। क्यों बिखरती जा रही है? उनको पता है कि ऐसे कमजोर पार्टी जो लीड करने जा रही है, भाई भारतीय जनता पार्टी देखिए एक स्ट्रांग पार्टी है, और हमारे अलायंस के जो आप बात कर रहे थे, हमारे अलायंस के जो पार्टनर है उनको एक कॉन्फिडेंस है कि एक मजबूत पार्टी के साथ हम साथ में आ रहे हैं। अब तो इनका ऐसा हाल हो गया कि रीजनल पार्टी भी डिक्टेट करते टर्म्स। आप बताइए जरा सा अंजना जी कि यहाँ पर या किसी और जगह में इनको बोलते हैं 1 सीट देंगे, 2 सीट देंगे, नहीं लोगे तो छोड़ देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ। ऐसी भाषा के साथ इनको इनके रीजनल पार्टी इनके साथ ट्रीट करती है। क्यों? इसलिए कि कमजोर पार्टी है। कमजोर क्यों है? जनता का विश्वास खो चुके हैं। क्यों खोया है? इसलिए कि जिस तरह से जनता को इन्होंने इस्तेमाल किया अपने राजनीतिक फायदे के लिए और परिवार के फायदे के लिए, इसलिए आज जनता समझ चुकी है कि ये ऐसी ठग पार्टियां हैं जिन्होंने न तो जनहित में, न प्रदेश हित में, न तो देश हित में काम किया है। इनके लिए तो फिर परिवार ही है, तो परिवार हित में काम करने वाली पार्टियों का सुनील जी आप जवाब दीजिए। ठीक है, इसके बाद में आ रही हूँ सुनील जी। इसके लिए कोई ठीक है सुनील जी, ठीक है, छोटा सा जवाब सिर्फ, क्योंकि कह रहे हैं कि ये दोनों लड़के परिवारवाद की राजनीति के प्रतीक हैं और जब वो हाथ मिलाते हैं तो जनता और गुस्से में आ जाती है। अब बिल्कुल परिवारवादी राजनीति है हमारी, हमारा देश हमारा परिवार है अंजना जी। और हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे? छोड़ करके तो भाग रहे हैं इनके यहां से, क्योंकि इसी वजह से ये लोग अपना आज की डेट में अलायंस फाइनल नहीं। भाई अजीत पवार को कितनी सीट दी इन्होंने, एकनाथ शिंदे को कितनी दी, ओम प्रकाश राजभर जो इनको मां बहन की गाली देता है उसको सीट दे रहे हैं ना ये लोग, जयंत चौधरी जो लगातार इनके मुखालिफ खड़े हुए थे, क्या नाम, उसको दे रहे हैं ना ये सीट ये लोग। हम तो एक छोटी सी बात कहते हैं अंजना जी कि भाजपा नौजवान से डरती है, भाजपा किसान से डरती है, भाजपा जाति जनगणना से डरती है और भाजपा पिछड़ों से डरती है। इसीलिए ये लोग विषयांतर कर रहे हैं, किसी मुद्दे का जवाब नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, 1 करोड़ 30 लाख नौजवान सड़क पर हैं, अगर इन्होंने जवाब दिया हो तो बता दीजिए। किसान सड़क पर है, अगर इन्होंने जवाब दिया हो एमएसपी की कानूनी गारंटी के रूप में तो बता दीजिए। अच्छा सुरेन जी, अब आप तो 17 सीट पर ही लड़ रहे हैं, वो 63 पे लड़ रहे हैं। यादव जी को भी बोलने दीजिए। सुनील जी, समाजवादी पार्टी का तो ये हाल है कि अब कभी आप इस करवट बैठते हैं तो मायावती जी के साथ अलायंस कर लेते हैं, फिर इस करवट बैठते हैं राहुल गांधी जी से, कांग्रेस से अलायंस कर लेते हैं। लेकिन दोनों तरफ की जोड़ियां आपके लिए फ्लॉप साबित हुई हैं
और पीएम इस पर सीधा कहते हैं कि पहले ये लोग हाथ मिलाते हैं और फिर जब रिजल्ट नील बटा सन्नाटा आता है तो एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं, जो कि सच्चाई है। हम लोगों ने देखा था मायावती जी से भी अलायंस हुआ, लेकिन उसके बाद जब मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, 303 बीजेपी ले आई, तो एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगे, अलग हो गए। देखिए अंजना जी, आप सही कह रही हैं कि आपने कई गठबंधन जीतते भी देखे होंगे, कई गठबंधन हारते भी देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पत्रकारिता जीवन में बीजेपी के गठबंधन को आपने हारते नहीं देखा है। ये लोकतंत्र है, जनता है, जिसको चाहे उसको जिता दे। और अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे कांग्रेस भी कमजोर पार्टी, समाजवादी पार्टी भी कमजोर पार्टी। हम अगर एक बात आपकी मान भी लें कि चलिए हमारा गठबंधन कमजोर, लेकिन देश तो कमजोर नहीं है ना, देश का किसान तो कमजोर नहीं है ना, मणिपुर से लेकर के लखीमपुर तक देश की महिलाएं तो कमजोर नहीं है, देश का बेरोजगार नौजवान तो कमजोर नहीं है, देश का जो पीडीए है वो पीडीए तो कमजोर नहीं है। अगर आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना, वो कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल देश के लिए दे दीजिए। 2 कार्यकाल आप क्या कर रहे थे, किसके लिए काम कर रहे थे? देश के लिए नहीं काम कर रहे थे, देश की सीमाओं के लिए नहीं काम कर रहे थे, न देश की संसद के लिए काम कर रहे थे, न देश के संविधान के लिए काम कर रहे थे। 10 साल तो आप अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे थे, नेहल चौकसी, महल चौकसी और जो देश का पैसा लेकर के गए उनके लिए काम कर रहे थे। तो देश क्यों दे दे तीसरी बार आपको मौका? अगर देश ने मौका दिया था तो किस बात के लिए मौका दिया था? आपने देश के किसानों से कहा था हम आपकी आय 2 गुनी कर देंगे, देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। क्या देश की सीमाएं सुरक्षित हैं? आपको जो समर्थन मिला, जो 2-2 बार सरकार मिली, महंगाई के खिलाफ मिली, भ्रष्टाचार के खिलाफ मिली, आपने क्या किया? महंगाई में क्या किया? भ्रष्टाचार में? देश भर के जितने भ्रष्टाचारी हैं और जिन पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, वो लगभग सब तो आपके पास आ गए। तो इसका मतलब आप अपने मुद्दों पर नहीं है, जिस मुद्दों पर देश ने आपको 2-2 बार ताकत दी है। आप मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते? आप क्यों नहीं महंगाई पे बात करते? क्यों नहीं बेरोजगारी पे बात करते? क्यों नहीं देश की सीमाओं पे बात करते? क्यों नहीं देश की संसद पे बात करते? क्यों नहीं देश के सरकारी संस्थानों पे बात करते? अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी को यह घमंड है कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में बैलेट पेपर लूट करके, या लूट कह दीजिए या डकैती कह लीजिए, जिस तरीके से मेयर चुनाव जीते थे, इनको लगता है ईवीएम से या उसी तरीके से डाका डाल के जीत जाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का थप्पड़ पड़ा है, मुझे लगता है अब तो जाग जाना चाहिए, होश में आ जाना चाहिए कि घमंड नहीं चलेगा। यहां कभी किसी का नहीं चला तो आपका कैसे चलेगा भाई? तो अगर आपको लगता है कि हमारा गठजोड़, हमारा तालमेल कमजोर है, तो बौखलाहट तो है ना भाजपा में। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी मंत्री और सांसद विधायकों में बौखलाहट है ना। अंजना जी, अगर राजनीति में बौखलाहट है तो इसका मतलब डर है। ये लोग समझ रहे हैं कि ये गठबंधन, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है ना कि जो उत्तर प्रदेश के माध्यम से 14 में आए थे, वो उत्तर प्रदेश के माध्यम से ही 24 में दिल्ली के बाहर चले जाएंगे। यही सच्चाई है। अनुपम जी, आपने भी दोनों तरफ को बहुत करीब से देखा है, समझा है। खबर आ गई थी कि 7 सीटें आपको मिल रही हैं, आप इंडिया। आप में से किसी का फोन ऑन है जिसकी वजह से वो आवाज आ रही है, उसके सिग्नल्स पकड़ रहा है? प्लीज फोन को ऑफ कर दें या थोड़ा दूर रख दें। अनुपम जी, अब आपसे प्रश्न है। सवाल यह है कि आपने दोनों तरफ को देखा है। 7 सीटों की बात उधर से आई थी कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे थे, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला और उसी का एक आड़े लेके एक तरह से इधर आ गए हैं जयंत जी। अब ये बताइए कि कितना ताकतवर ये दिख रहा है आपको, जो गठजोड़ हुआ है कांग्रेस और एसपी का, और आपको कुछ अभी तक पता चला है कितनी सीटें मिल रही हैं, या जो मिल जाएगा वही स्वीकार है? अंजना जी, बड़े लाइटर नोट पर एक बात कहूंगा कि जब 2017 में अखिलेश जी और राहुल जी ने साथ किया था, तो उत्तर प्रदेश की गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में मुलायम सिंह जी का एक कोट चला था। वो सत्य था या नहीं था उसकी मैं सत्यता नहीं जानता, लेकिन बड़े लाइटर नोट पे बात चली थी कि मुलायम सिंह जी ने सोनिया गांधी जी को फोन करके कहा रिजल्ट के बाद कि अपने बेटे को समझा देना कि दोबारा मेरे लड़के के आसपास नजर ना आए। ये एक परिणाम उन्होंने दिया था कि दोबारा ऐसा ना हो।
2017 में आपने एक अलायंस बनाया, उसका परिणाम आपको सामने दिखा और उसके बाद आप उसे अलायंस को लेना चाहते हैं। तो लगता है प्रदेश की जनता को बहुत अच्छे से पता है कि ये किस तरफ जा रहे हैं। पूरे इस यात्रा के दौरान हम सब ने देखा कि कोई कार्यक्रम नहीं है। देश या प्रदेश को आप किस दिशा में ले जाएंगे इसकी आपकी कोई तैयारी नहीं है। आप सिर्फ प्रहार कर रहे हैं, आप सिर्फ आलोचना कर रहे हैं। एक इतने बड़े सियासी दल जिनका एक जो भारत के अपने आप को भावी प्रधानमंत्री समझते हैं और एक जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन दोनों से ये उम्मीद की जाती है, देश और प्रदेश दोनों ये उम्मीद करता है परिपक्वता दिखाएं। वो ऐसा कोई कार्यक्रम रखें जनता जिस पर भरोसा कर सके, वो तो आप दे नहीं सके हैं। आप आज भी लड़के बने हुए हैं। अरे 50 वर्ष की उम्र हो चुकी है, अब तो लड़के से थोड़ा ग्रो अप हो जाइए, थोड़ा बड़े होइए और मैच्योर व्यवहार करिए। मैं आपको राजपूत जी की भी बात मैं सुन रहा था। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी जी के चरणों में लेट गई। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कांग्रेस पार्टी जाकर के या राहुल गांधी जी जाकर के अखिलेश यादव जी के चरणों में लेट करके ये समझौता करके आए? आप जिस तरीके की भाषा और बात का आप प्रयोग कर रहे हैं वो आपको बहुत शोभा देता है। इसीलिए आपसे अलायंस दूर क्यों हो जाते हैं? हंसने की आवश्यकता नहीं है। ये खींच आप हंस करके मत जाहिर करिए। जब किन्हीं बड़े राजनेताओं के विषय में बात करिए और शब्दों का प्रयोग करिए तो उसकी मर्यादा रखिए। आपने लेट के ये गठबंधन किया होगा, इसलिए आपको ऐसा लगा कि बाकी लोग भी ऐसे ही जाकर के चरणों में लेट के गठबंधन कर रहे हैं। प्रदेश की जनता, युवा, सभी लोग बहुत समझदार हैं और सब इसको देख रहे हैं। मेरा आपसे कहना है, आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो शुरू से कहता आया हूं कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन कोई कार्यक्रम, कोई एजेंडा रखिए जिसपे कि प्रदेश की जनता सुन सके, देख सके। आप काशी नगरी राहुल जी क्रॉस करते हैं, नशेड़ी बना देते हैं। भाई आपकी भी तो सरकार रही थी, आपने क्या किया? ऐसा कौन सा कार्यक्रम दिया जिसमें रोजगार मिल जाता लोगों को? अगर आप कह रहे हैं आप भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप कोई कार्यक्रम नहीं दे पाए। आपने काशी में दिया होता कोई कार्यक्रम के आने वाले समय में हम हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए ये कार्यक्रम रखते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ आप आगरा में रैली कर रहे हैं राहुल गांधी जी, उनको ये नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में इस फोन को दिखा करके आप उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। आपको पता नहीं कि उसकी कब फैक्ट्री और कहाँ लगी थी, और चाइना का है कि वो कोरिया का है। बेसिक बातों की तो आप रोज गलती करते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आप एक मजबूत विपक्ष बन के आएंगे और हिंदुस्तान की राजनीति में आप आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे। समय बहुत हो चुका है, जागरूकता बहुत बढ़ चुकी है। आप इससे बाहर निकलिए, वरना पिछली बार आप लोग 54 पे थे, इस बार 14 भी मिलना मुश्किल होगी 2024 में। इसलिए मेरा आप सभी से यही कहना है। ठीक है अनुपम जी, ठीक है, रुक जाइए। अब सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं ना। सुरेंद्र जी, वो लूज बॉल्स पर घेर रहे हैं राहुल गांधी के कि बनारस में लड़के नशे में मुझे मिल रहे हैं, ऐश्वर्या राय पर कह देना कि नाचने के लिए वहां पे ये सब बोलने की जरूरत क्या है? उस पर अंजना जी, उस पर ऐश्वर्या जी पर परसों मेरी आपकी बात हो गई थी, दोबारा रिपीटेशन हो जाएगा। मैं तो कहता हूं अगर आप चाहती हैं ऐश्वर्या जी पर सुनना तो बिल्कुल सुन लीजिए। मैं किसी को यहां डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ आपसे ये जरूर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कांग्रेस की विधवा जिनके नाम विदेशी गाय, सुरपणखा, दीदी ओ दीदी, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आप नरेंद्र मोदी जी को जो सजा दे वही राहुल गांधी जी को सजा दे। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, बहुत साफ है एकदम मेरी, वो बिल्कुल एक जैसी सजा हो। नंबर 1। नंबर 2, आप आ जाइए जब कार्यक्रम की बात आती है। अनुपम जी अभी आज से 15 दिन पहले हम लोगों की तरफ की बातें करते रहते थे। अनुपम जी, पहले तो मैंने नरेंद्र मोदी जी को नहीं चरणों में लेटा कहा, आपका दृष्टि दोष हो गया है। दृष्टि नहीं खराब हुई, दृष्टि तो आपकी अच्छी है, लेकिन चूंकि दृष्टि दोष हो गया, मति भ्रम हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, अपने काम पर और प्रभु श्री राम पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए भाजपा चरणों में लेटी है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा इस बात को, मैंने नरेंद्र मोदी जी को नहीं कहा। इस बात से थोड़ा सा विषयांतर मत करिए आकर के, और आप अपनी शर्म और अपना लिहाज जिस तरीके से बचाना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से बचाइए। जयंत चौधरी जी अच्छे नेता हैं, कल फिर इधर वापस आएंगे, तो आप ऐसा कोई बात मत कहिए। अनुपम जी वो अभी से प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि फिर इधर आएंगे। ठीक है, रुक जाइए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि फिर इधर पलटेंगे। और नहीं, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं आना ही है उनको,
ठीक है, सुन जवाब लीजिए, सुन, जवाब सुन वो आना ही है उनको, वो किसान अनुपम का जी। बेटा है, आएगा ही आएगा वो। देखिए, क्योंकि ये आज की डेट में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, जिस किसान के लिए वो शख्स राजनीति करता है वो परेशान है। ठीक है, जो ठीक है, नौजवान जवाब के सुनिए, लिए अपनी जवाब वीरों सुनिए। के अनुपम जी लिए छोटा सा जवाब, फिर मैं आ रही हूँ जफर साहब। वो परेशान है मैं- आज की डेट। ठीक है, छोटा सा जवाब अनुपम जी, मैं आ रही हूँ बिल्कुल। जफर साहब। देखिए, जिन किसानों और नौजवानों की आप बात कर रहे हैं, हम उसके समाधान के लिए निरंतर लगे हुए हैं। खाली बात नहीं कर रहे हैं कि बैठ के खाली बात करें या किसानों के मुद्दे की राजनीति को डिबेट में डिस्कस करें या खाली बैठ के कहीं मिल गया। हम अनुपम किसानों जी। के लिए क्या काम कर रहे हैं, और यही कारण है, मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे अलायंस में इतना समय लग रहा तो यही कारण है कि हम उस समस्या के समाधान पे निरंतर सरकार के साथ संपर्क में कितनी और सीटें कोशिश चाहिए? कर रहे हैं कि हम शीघ्र ही इसका एक आपको सोल्यूशन देंगे। कितनी सीटें समय। चाहिए आरएलडी को? कितनी दूसरा- सीटें चाहिए? कितनी सीटें दूसरा, चाहिए? मैं राजपूत जी, मैंने इनकी बात का एक जवाब दूं कि आप ये कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस की विधवा कहा, ये कहा। राजपूत जी, वो समय निकल गया, और अगर किसी के मुंह से कोई भी हो अगर उसने गलत कहा तो आपको ये अधिकार नहीं मिलता है कि वैसा ही गलत कहें या दूसरे की गलती से आप अपनी गलती को कवर करें। आप तो कोई बदलाव की बात करिए, आप तो कोई सीटें सकारात्मक कितनी बात चाहिए करिए। अनुपम जी? अनुपम जी, कितनी जी। सीटें चाहिए? नहीं, हमारा तो अलायंस में तय हो रहा है। वो अंजना जी आज अगर बात हो जाएगी तो सामने सबके आ जाएगा कि हम कितनी सीट पर लड़ रहे हैं, हाँ। और वो अभी मुझे लगता है 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। जफर साहब, जब एसपी और बीएसपी मिली थी लोकसभा चुनाव में, तो ये एक सच्चाई है कि आप लोग 62 पर पहुंच गए थे, एनडीए 64 पर अपना दल के साथ। तो ये तो एक सच्चाई है कि जब इस तरह से वोट ट्रांसफर हुआ एसपी और बीएसपी के बीच में, और उसकी वजह से, और जो पीएम इस बार टारगेट सेट कर रहे हैं 370 का, वो यूपी की 80 और बिहार की 40 में अगर आप ज्यादा सीटें खोते हैं तो वो नामुमकिन हो जाएगा अचीव करना। देखिए अंजना जी, मैंने ये कहा कि जो इसका जिक्र कांग्रेस के भी प्रवक्ता और मेरी बात का दोहरा रहे थे, और समाजवादी के प्रवक्ता कि दो कमजोर कंधों के बारे में मैंने कहा। मैंने तो सिर्फ एक सिंपल मिसाल दिया था कि 0 + 0 100 नहीं होता, 0 ही होता है। 35 से बात मैंने कही थी, 0 + 0 0 होता है, 100 नहीं हो सकता है। ये उनको समझना चाहिए। यही है जो आप बात कर रही है 80 की, यही 80 हमें आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है कि ये दोनों 0 पार्टियां जो है अनहोली अलायंस किया इन्होंने, और जनता की नजर में है कि दोनों पार्टियां ने अपने अपने फायदे के लिए, अपने अपने अपॉर्चुनिस्टिकली कुछ ना कुछ फायदों के ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक दूसरे का दामन थामने की कोशिश की है। लेकिन सिफर पार्टी सिफर ही रहेगी, जनता की नजरों में सिफर है। जनता की नजरों में सिफर है तो मतलब उसका वोट मिलेगा नहीं, और हमें 80 की 80 सीटें मिलेगी। जहां तक बिहार की बात है, कल तक बिहार का बिगुल बहुत बजा रहे थे लोग, बहुत बजा रहे थे। जब से नीतीश जी ने देखा कि भाई ऐसे लोगों के साथ रहना सही नहीं है, अब सही जगह पे आ गए। उन्होंने खुद ही कहा मैं शुरू से इसी जगह हूं, बीच में थोड़ा इधर उधर चला गया था, मैं वापस आ गया बराबर के लिए। तो इनकी हालत खराब हो गई। अब इनको वहां पर लग रहा है कि पिछले बार 39 था, इस बार 40 आ जाए तो 0 के 0 वहां भी रह जाएंगे। तो हर जगह 0 + 0 + 0 कहां जाएंगे? 370 तो हमारी आएगी ना भारतीय जनता पार्टी की, और उसके ऊपर गठबंधन का जो हम आदर सम्मान करते हैं, मान मर्यादा करते हैं, गठबंधन का धर्म निभाते हैं। गठबंधन की सभी पार्टियों को एनडीए में आपने 30 में समेट दिया है। जफर साहब, गठबंधन की सभी पार्टियों को 30 में समेट दिया है। मैंने कहा, हमने कहा 400+, वो 30 नहीं होता है। हमने कहा 370 और 400+। 400+ पे 450 भी आ सकता है, 500 भी आ सकता है, 450 भी आता है, कुछ भी नंबर आ सकता है। प्लस का मतलब 400+ में। तो हमें ये कह रहे थे हमें अहंकार है, मुझे कोई अहंकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी से लेके एक छोटे कार्यकर्ता को कोई अहंकार नहीं होता है, इसलिए कि हम लोग सब कार्यकर्ता हैं। हमारा जो धर्म है वो जनता की सेवा है, और जनता की सेवा करने वाला कभी भी उसको विश्वास होता है, उसको इत्मीनान होता है कि हम सेवा कर रहे हैं तो उनका आशीर्वाद भी मिलेगा मुझे। हम आशीर्वाद की तलाश करते हैं, सेवा करते हैं। आप पद की तलाश करते हैं, पैसा बटोरने का काम करते हैं, करप्शन करते हैं, तो आपको वही जनता का आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, आप अपनी बातें कह सकते हैं, जितनी बातें कह सकते हैं, आप गाली दे सकते हैं, जनता को गाली दे सकते हैं, लेकिन वोट आपको नहीं मिलेगा, ये पक्का विश्वास है मुझे। और इसलिए ये चाहे किसी से के साथ गठबंधन करें, किसी के साथ हाथ मिलाए, लेकिन दो कमजोर कंधे, 0 + 0
वो जीरो रहेगा, इनको कोई ताकत नहीं आ सकती, ये मेरा विश्वास है। अब इसको जो है कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ शेर व शायरी में अपने गम जो है निकाल लेंगे तो निकाल लीजिए अपना गम, थोड़ा शेर व शायरी करके। तो कह रहे शेर व शायरी करके अपना दर्द निकाल लीजिए। लेकिन सुरेंद्र जी देखिए, एनडीए की और खास तौर पर बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है? आप लोगों को लगता है ठीक है नीतीश बाबू चले गए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यही जोड़ी नीतीश कुमार की और बीजेपी की लोकसभा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती है और इसीलिए वो स्ट्रेटेजिकली अपनी जोड़ियों को और इंडिया गठबंधन के एक बहुत बड़े साथी को वो अपनी तरफ करने में कामयाब रहे। एनडीए की एक कोशिश है, बीजेपी की कोशिश है आपके कुनबे को कमजोर करना। आरएलडी से बहुत उन्हें करिश्माई फायदा नहीं होने वाला है, सीटें नहीं आई थी उनकी पिछली बार, लेकिन आपके कुनबे को कमजोर करने में वो कामयाब रहते हैं। ऐसे में ये स्ट्रैटेजी तो उनकी कामयाब होती हुई दिख रही है, क्योंकि अब आप गठबंधन, मायावती जी भी अलग लड़ रही है, त्रिकोणीय लड़ाई ही होनी है। और जो लेट हुआ सुरेंद्र जी, जो लेट हुआ, अरे बनारस का सुरेंद्र पटेल को डिक्लेयर कर दिया और कह दिया नहीं 17 पे ही मानना पड़ेगा कांग्रेस को। आप लोग 20 के लिए बोलते रहे। सुरेंद्र जी। अंजना जी, मैं आपकी एक एक शब्द, आखिरी लाइन को छोड़ दीजिए, मैं सारी चीजों से सहमत हूं और यही तो मैं भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है। अब उन्हें नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास नहीं रह गया है, यही तो बात मैं भी कह रहा हूं। अब उन्हें उनका लठ का डर भी खत्म हो गया, ईडी का डर भी खत्म हो गया, सीडी का भी, सीबीआई का भी। मणिपुर की महिलाओं को मार के, पीट के, बलात्कार करके, तमाम दुर्व्यवहार करके, वहां से लेके साक्षी मलिक तक, हाथरस की बेटी तक, किसान को लठ मार के, उनके ट्रैक्टरों में कीले घुसेड़ करके, आंसू गैस द्रोण से छोड़ करके 1,30,00,000 युवाओं को सड़क पर भर्ती परीक्षा निरस्त करा के, मार के, पीट करके, तब भी जब इनका नहीं लग रहा था कि ये सरकार बना पाएंगे, तब ये भारतीय जनता पार्टी वाले नीतीश कुमार जी, जिनका डीएनए खराब था, नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से उनकी शरण में गए, ओम प्रकाश राजभर जी की शरण में गए। लेकिन हम अपने लिए जरूर कहते हैं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा जफर भाई, एक ही शेर से बात खत्म कर रहा हूं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है। अंजना जी आपके लिए, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हम तो मतवाले लोग हैं, अंग्रेजों से भी इसी मतवालेगिरी से लड़े थे और आपसे भी ऐसे लड़ करके भिड़ेंगे भी, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आप तो एकदम मोक्ष के मूड में आ गए सुरेंद्र जी। लेकिन मोक्ष के मूड में नहीं, जीतने के मूड में आ गए। सब कुछ जिसको कह सकते हैं कि सब कुछ लुटा करके भी जीतेंगे अंजना जी, दर्द छलक सब रहा कुछ है। लिटा के जीतेंगे। सुनील सिंह यादव जी, सुनील सिंह नहीं, यादव, लूटने वाले लोग लुटाते नहीं भाई। एक मिनट अंजना जी, 10 सेकंड, अंजना जी 10 सेकंड बोलिए बोलिए जफर साहब, बोलिए बोलिए, एक सेकंड जफर साहब, सिर्फ 10 देखिए, सेकंड। ये तो अपना दर्द छलक रहा है इनका। हाँ, देखिए इनका दर्द छलक रहा है, इसलिए मैंने कहा अपना दर्द जो है शेर व शायरी में निकाल दीजिए। हकीकत तो ये लुटाने वाले लोग नहीं है, ये लूटने वाले लोग हैं। भाईजान, आप लूटने वाली पार्टियों में से, आप ही के पार्टी को कहा जाता है पार्टी ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, इतने बड़े बड़े जिस न्यूयॉर्क टाइम्स का आप बात करते हैं, उस न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा रहता है पार्टी ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स, स्कैमस्टर्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स जिसका खुलासा आप देखते रहते हैं, उसमें एकदम फ्रंट पेज पे आता था 2013 के। अरे भाई, मैंने देखे 2000, जिस पेपर को आप पढ़ते हैं, जिस पेपर को आप पढ़ते हैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। नहीं, जिस पेपर को आप पढ़ते हैं उसी के जिससे आपको ताकत मिलती, जिस पेपर के बारे में ना, उस पेपर में लिखा रहता था तो अब आप लुटाने वाले। देखिए अंजना जी, असल लड़ाई तो देखिए अगर वहां पर है, एक सेकंड, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पिछले कुछ चुनाव ये साबित कर रहे हैं कि अखिलेश सबसे बड़े चैलेंजर हैं वहां पर। अखिलेश यादव को क्यों ऐसा लगता है कि अपने बलबूते वो कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए मायावती के लड़ते हुए आपको भी पता है, आप फिर भी कुछ सीटें उनसे खींच पाए थे जब मायावती का वोट बैंक आपकी तरफ आया था। कांग्रेस की जमीन वहां खोई हुई है, सिर्फ एक रायबरेली की सीट सोनिया गांधी के नाम की थी वहां की जनता ने, अमेठी तक राहुल गांधी हार गए थे। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये गठबंधन बहुत फायदे का सौदा आपके लिए नहीं हो पाएगा? ईमानदारी से एनालिसिस कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, हम बहुत झूठ बोलने में भरोसा ही नहीं करते।
क्योंकि कितना झूठ बोलेंगे, सच्चाई तो रिजल्ट के बाद आएगी ना। हम झूठ बोल रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी बोल रहे हैं, जफर भाई बोल रहे हैं। देखिए, क्योंकि भाजपा की आप भाषा देखिए, भाजपा को यह लग रहा है कि 14 में ही आए हैं। क्या 14 से पहले आप कार्यकर्ता नहीं थे? 14 से पहले मोदी जी नहीं थे, शाह जी नहीं थे? क्यों चुनाव हार रहे थे 10 साल से लगातार? ये लोकतंत्र है। और अगर भ्रम हो गया हो भारतीय लोकतंत्र पे, तो 1977 पे चले जाइए। आज हमारे साथ गठबंधन में है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को भी लग रहा था कि कभी नहीं हारेंगे। कांग्रेस भी 77 में हारी थी और इंदिरा जी भी हारी थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं 2024 में भाजपा भी हारेगी और मोदी जी भी हारेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर हमारे नेता ने कहा है कि 80 में 80 हराएंगे तभी देश बचेगा, तो सबको हराएंगे, पूरी भाजपा 80 सीटें ले जाएगी एसपी और बीएसपी। और क्यों हारेगी? 80 सीटों पर कॉन्फिडेंस है आपको? गठबंधन ले जाएगा, गठबंधन ले जाएगा, भाजपा हारेगी, भाजपा हारेगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं भाजपा हारेगी, या जरा इनका रिकॉर्ड कीजिए तो भाई, इनको रिकॉर्ड कर लीजिए सुनील भाई के बाद। हाँ बिल्कुल, अरे वो तो अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। सुनील सिंह अपने यादव आप जी का रिकॉर्ड हो जाएगा, ये रिकॉर्ड हो जाए। अरे रिकॉर्ड करके दिखाओ भाई इनको। 1977 में कांग्रेस और इंदिरा जी दोनों लोग हारे थे, वैसे ही 2024 में बीजेपी और मोदी जी चुनाव हारेंगे। आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, जब परिणाम आएगा तो देख लीजिएगा। और मैं आपसे कह रहा हूं जफर भाई, पूरे देश में 200 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पाने जा रही है। सुनील भाई 200 सीटें नहीं पाने जा रही है, तो ये घमंड मत करिए। और जहां तक मैं कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के बारे में, बीजेपी को तो देख अच्छा ठीक है, सुनील जी पूरा कर ले। सुनील जी पूरा, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ कि चलिए भाई जी, सुनील जी पूरा कर लीजिए, फिर आ रही हूँ। अरे सुन लीजिए, बोलिए बोलिए। अच्छा, आप आरएलडी के बारे में पूछ रही थी कि कितनी सीटें दे रही। मुझे जो जानकारी है, हो सकता है गलत जानकारी हो, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट दे रही है और शायद राष्ट्रीय लोकदल 2 सीट पे मान जाने के लिए तैयार है। अनुपम जी, हाँ या ना? मुझे लगता है कि जिस वैसे भी आप एकदम भक्ति भाव में, समर्पण मुद्रा में ही दिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो सुनील जी कह रहे हैं, उनको भी इतनी जानकारी नहीं, अभी अपने गठबंधन की जानकारी नहीं, आरएलडी का वो क्या बताएंगे। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा सुनील जी बात मैच्योरिटी से रखते हैं। मुझे पूरी पक्की जानकारी है, भाजपा 1 दे रही, आप 2 मांग रहे हैं। आपको वैसी ही जानकारी जैसे आप 80 सीटें जीत रहे हैं, वैसी ही जानकारी है ना आपको। तो एक बार डिबेट अंजना जी फिर रखेंगे, हम लोग फिर बैठेंगे। जफर भाई ने आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया है, कुछ दिनों बाद अभी फिर एक डिबेट में मिलेंगे, तब आप अपने इन्हीं शब्दों को कहीं वापस न लेना पड़े, इसलिए उतना प्रेडिक्शन करिए जिसको आप लाज जिसकी रख पाए। अभी आपको अपने अलायंस के बारे में नहीं पता है कि आप कितने पे लड़ेंगे, कितने जीत पाएंगे, तो आप दूसरे पार्टी के बारे में कैसे कह सकते हैं? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, कितनी सीटें दे रहे हैं? मुझे अब जफर साहब भी बोल सकते हैं। अंजना जी, आज एक बात हुई। देखिए अंजना जी, अंजना जी आज अलीगढ़ में लोकदल वाले भारत जोड़ो यात्रा में थे। जफर साहब, सच्चाई और ईमानदारी से अगर देखिए तो 2019 में अजीत सिंह अब नहीं रहे, लेकिन अजीत सिंह, जयंत चौधरी सब अपनी सीटें हार गए थे ना, ऐसी स्थिति थी। अब ऐसे में कितनी सीटें दीजिएगा? देखिए अंजना जी, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का अपने अलायंस पार्टनर को जिस तरह से ट्रीट करते हैं, वो शायद उनसे सीखना चाहिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को। हम पूरे मान सम्मान के, उनकी कमियों को नहीं, बल्कि उनके साथ आने से ताकत कैसी बढ़ती है वो आपको देखना चाहिए। हम सबका मान सम्मान करते हैं और धर्म निभाते हैं, गठबंधन धर्म। लेकिन अभी कह रहे थे कोई 80 सीटें जो है उनको आएंगी, 200 सीटें हमें आएगी भारतीय जनता पार्टी। भाई जरा आप छोड़िए सब बातें, आपको पता 80 आपकी 80 जो है वो खस्सी हो जाएगा आपका दिमाग, इसलिए बोल रहे हैं। हकीकत बताइए कि कांग्रेस को कितने आएंगे पूरे देश में? क्या 50 का आंकड़ा पार करेगी? यही कर लेते हैं, यहीं पर अंत करते हैं। अब सुरेंद्र जी माफ कीजिएगा, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका। आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के साथ एक साथ मंच दिखे जब वो रोड शो कर रहे थे, इसीलिए खास पेशकश आपने देखा। क्या ये जोड़ी जो लड़कों की है वो तोड़ खोज पाएगी नरेंद्र मोदी का? देखते रहिए।